चलिए क्वेश्चन है यहाँ लगे हुए, तो सभी लोग एसआई के लिए आए होंगे, है ना? ठीक है, तो चलो आज और कल 2 दिन तो डेमो रहेगा, है ना? और जिसमें डेमो के रूप में पहले मैं तुम्हारा बेस भी देखूंगा कि तुम लोगों का बेस कैसा है, क्योंकि कई सारे ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, वो मेरे पे छोड़ दो, है ना? कुछ ऐसे भी होंगे, हो सकता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इधर उधर कहीं भी, तो मैं थोड़ा तुम्हारा बेस भी चेक करना चाह रहा हूँ कि साथ साथ बेस आपका कैसा है, ठीक है? तो आपका आज और कल तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्वेश्चन दूंगा, बशर्ते उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? पर ये आपका जो है, जो आज और कल मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा, परसों से मैं प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। आज और कल आपका मैं थोड़ा डेमो भी हो जाएगा वो, ठीक है? और आप लोगों का बेस भी चेक हो जाएगा कि आप लोगों का स्तर क्या है, कैसा है, या आपने अगर पहले पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, क्योंकि एसआई में जाहिर सी बात है मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा अच्छा रोल होता है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे कि जो सेंटर की तैयारी करते होंगे वो भी इस तरफ आए होंगे, तो कई बच्चों ने आपका मैथ्स रीजनिंग हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ी भी होगी पहले, तो मुझे भी आप लोगों का पता चल जाएगा लेवल, कि आप लोगों का जो लेवल है वो क्या है, ठीक है? तो हम आपका जो है, अभी मैं कोई चैप्टर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है? बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा, और आपका जो है जीरो से जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में जो भी आते हैं, ये क्या आ रहा, अच्छा चलो ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं वो मैं सब पढ़ाऊँगा, पर लेकिन थोड़ा सा मैं पहले आपका बेस भी देखना चाहता हूँ, और वही आप लोगों का जो है डेमो भी हो जाएगा, साथ साथ आपका मैं डेमो भी दे दूँगा आपको, है ना? कई लोगों का होता है कि भाई डेमो दिखाओ ज़रा कि कैसा पढ़ाओगे तुम, क्या पढ़ाओगे तुम, है ना? तो डेमो भी हो जाएगा ये, और आप लोगों का मैं भी लेवल देख लूँगा कि आप लोगों का लेवल क्या है, ठीक है? तो चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए डेमो के रूप में, अक्सर पेपर में आता है ये प्रश्न कि 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, ठीक है? हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 160 आर। तो आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय है, फटाफट अगर किसी को आता है तो बताओ, फिर मैं बताता हूं कि अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। बशर्ते अभी ये केवल आपका, देखो मैं हल्का हल्का चेक कर रहा हूँ, प्रॉपर जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो तब मैं आपको हर चीज़ लेके बताऊंगा एक एक करके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेस भी चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास देखो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न है कि हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 160 आर देयर, 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? 6। 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 160 आर देयर। जल्दी जिसको आता है फटाफट करो, नहीं आता फिर मैं बताता हूं। सिक्स। चलिए, हुआ। बहुत छोटा सा आसान प्रश्न है। आज मैं आपका जो क्वेश्चन लाया हूँ हल्के फुल्के लाया हूँ, कल मैं थोड़ा और लेवल बढ़ाऊँगा, क्योंकि थोड़ा मैं सबसे पहले बेस भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों का आखिर बेस कैसा है, ठीक है? क्योंकि बशर्ते पढ़ाऊँगा तो देखो मैं जीरो से, आप इस बात की चिंता मत करो, मेरा आपका जो है तरीका है वो ये है कि बिल्कुल जीरो से, चाहे आपको मैथ्स नहीं भी आती ना तो भी आप लोगों को मैथ्स आए, ठीक है? क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपका बैकग्राउंड क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से अगर आपने मैथ्स पढ़नी शुरू कर दी तो आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो गए, और जब आप मैथ्स बैकग्राउंड के बन गए तो जो चीज़ें सिखाई जाएंगी उनको सीखो, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज मिलेगी, और उनको आप एक्सरसाइज करते जाओ, डेफिनेटली आप लोगों का। इसीलिए देखो ये आपका एक बैच जो बनाया है वो इसीलिए बनाया कि अगर समय पे हम करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी कल को मिलेंगे, और आप लोग अगर अभी से लगे रहोगे तो कल की डेट में डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद उतना समय नहीं मिलेगा। और मेरा टारगेट यह है, क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन जो है उस हिसाब से अभी आपके पास 7-8 महीने हैं,
क्योंकि अभी 2-3 महीने विज्ञप्ति में लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये बैच भी मैंने इसीलिए शुरू किया है। पहले मैंने सिलेबस का ही कंफर्म किया कि क्या ये सिलेबस ठीक है या नहीं है। तो जहाँ तक मेरे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि शासन में ये सिलेबस बन रखा है, बस इसमें अंतिम मोहर लगनी बाकी है कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग में क्यों लगेगी? तो कैबिनेट मीटिंग में इसलिए लगेगी मोहर कि भाई अभी तक आपका एसआई का पैटर्न कुछ और होता था, 300 नंबर का होता था, क्योंकि हर विभाग की अपनी नियमावली होती ना। तो जो पुलिस विभाग की जो नियमावली है उसके तहत 300 का पेपर होता था और 300 क्वेश्चन होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पेपर यूके ट्रिपल एससी को गया। तो जब यूके ट्रिपल एससी को गया तो यूके ट्रिपल एससी की अपनी नियमावली है 100 की, तो उसने 100 पे कराना चाहा। लेकिन तब तक भर्तियों में धांधली घोटाले हो गए, तो ये फिर आपका यूके पीएससी को गया और यूके पीएससी ने कहा कि हम इस पेपर को 100 का तो नहीं कराएंगे भाई, या तो हम 300 पे कराएंगे जो पुलिस की नियमावली है, या फिर अगर 300 पे नहीं कराना तो शासन कोई सिलेबस बना के दे नया, पुलिस की जो आपका है नया नियमावली बनाए। और वो नई नियमावली 150 की बनी। इतना तो कंफर्म है कि नियमावली जो 150 की है जो वायरल हुआ था वो सही है, बस उसमें अंतिम मोहर लगनी बाकी है, क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए एक पैटर्न हो जाएगा, नियमावली हो जाएगी और वो लगेगा अंतिम मोहर कैबिनेट मीटिंग में। तो जब भी कैबिनेट मीटिंग, अभी एक तो हुई थी, अब उसमें तो देखो कोई निर्णय नहीं आया, उसमें तो कुछ आया नहीं, एसआई का सिलेबस या विज्ञप्ति से संबंधित उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो कैबिनेट मीटिंग होगी जब भी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या है, मोहर लग जाएगी। और जिस दिन मोहर लग जाएगी तो उसके बाद आप समझ लो कि विज्ञप्ति आ जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 7 से 8 महीने का समय है। लेकिन अगर हम 7 से 8 महीने का समय जब है और अगर हम अभी से करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर क्रैक कर पाओगे। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है पेपर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग में एक तो पॉजिटिव बैठाओ कि जिन लोगों को लगता है कि मैथ्स रीजनिंग नहीं आती या कमज़ोर है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, बस अपने आप आ जाएगी, अपने आप हो जाएगा। बस आपका काम है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, कहीं दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, उस चीज़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगी। लेकिन अब तुम उस चीज़ को कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे बात है। देखो आज मैं कोई चैप्टर नहीं कर रहा शुरू, ठीक है, मैं बीच बीच से कुछ प्रश्न लाया हूँ खाली तुम्हारा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं इन्हीं को तुम्हें, जबकि मैंने इन क्वेश्चनों का बेस ही नहीं बताया अभी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें इनको समझा दूंगा। और अगर जब मैं इनको तुम्हें समझा दूंगा बिना चैप्टर का बेस बताया हुआ, तो जब मैं प्रॉपर चलूंगा एक सीक्वेंस में, प्रॉपर आपका बेसिक से चलूंगा, तब तो आपको आ ही जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम अभी से लगे रहेंगे तो हम आप जो है, हम और तुम लोग तभी सफल हो पाएंगे। क्योंकि मेरा भी टारगेट है कि इस बार भी हमको जो है एसआई के पेपर में अच्छे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछली बार 15 में 14 में पेपर हुआ था, 15 में बच्चे पास आउट हुए थे, उस समय भी अच्छा रिजल्ट रहा था, ठीक है, और इस बार भी मैं चाहता हूं कि इसमें अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं इसके। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने किया इसको, आंसर कितना कितना? 6। कितने लोगों का है 6 आंसर? चलिए ठीक है, अब देखते हैं। क्वेश्चन है कि 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स। तो इसका अर्थ ये होता है, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई संख्या 12 है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 12 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 12 के गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले 12 का जो पहला गुणनखंड है वो 1 है। गुणनखंड मतलब कि जिसमें नंबर ब्रेक होता है। गुणनखंड का अर्थ है, फैक्टर का अर्थ है जिसमें नंबर ब्रेक होता है, या जिस संख्या का भाग, जिसका डिवाइड 12 में जाएगा वो सब 12 के फैक्टर है। जितनों का भाग, जितनों का डिवाइड 12 में जाएगा वो सब 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। या जिन जिन में 12 टूटता है, क्या 12 एक में नहीं टूटता, 12 कम 12। तो जिन जिन में नंबर ब्रेक होता है या जिनका डिवाइड 12 में जाएगा वो सब 12 के फैक्टर है। तो जैसे सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर 1 है, क्योंकि 1 से 12 डिविजिबल है। फिर इसके बाद 12 आपका 2 से भी डिविजिबल है, तो यानी 12 का एक फैक्टर 2 भी है। फिर इसके बाद 12 आपका 3 से डिविजिबल है, तो 12 का एक फैक्टर 3 भी है। फिर 12 आपका 4 से डिविजिबल है, तो यानी 12 का एक फैक्टर आपका 4 भी है। फिर इसके बाद 12 आपका किससे डिविजिबल है, 6 से,
तो यानी 12 का एक फैक्टर 6 भी है। फिर इसके बाद सीधा अगर हम बात करेंगे तो सीधा आपका 12 से, तो यानी 12 जो है इतनी संख्याओं से विभाजित है। इसीलिए कई बार पेपर में फैक्टर ना बोल के नंबर ऑफ डिविजर भी लिखता है। विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर बोले कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, या नंबर ऑफ डिविजर, डिविजर मतलब विभाजक, विभाजक मतलब जिनका भाग जाएगा, तो 12 में इन सब का भाग जाता है। 12 में 1 का भाग भी जाता है, 12 में 2 का भी जाता है, 12 में 3 का भी जाता है, 12 में 4 का भी जाता है, 12 में 6 का भी जाएगा, और 12 में स्वयं 12 का भी जाएगा। तो इन सब का भाग जाएगा ना, तो ये विभाजक हुए। विभाजक मतलब जिनसे भाग जाएगा, या इन्हीं को फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, और गुणनखंड का अर्थ है कि जिसमें नंबर ब्रेक होता है। 12 1 में ब्रेक होता है, कैसे? 12 कम 12, 12 और 1 में, 12 2 में भी होता है, 6 दूनी 12, तो 2 और 6 दोनों में हुआ, तो 2 और 6 12 के फैक्टर हैं। 12 3 और 4 में भी टूटता है, 3 चौको 12, तो 12 3 और 4 में भी ब्रेक हुआ, तो यानी 3 और 4 भी 12 के फैक्टर हैं। तो यानी 12 के टोटल कितने फैक्टर आए? 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन करते ऐसे नहीं है। ऐसे करेंगे तो कब तक करेंगे, कब तक देखेंगे कि 12 में किस किस का भाग जाएगा? तो ऐसे नहीं करते, इस पे तब आऊँगा मैं। 12 के तुम्हें चाहिए फैक्टर ना, हमेशा क्या करना है, जब भी कभी आपके नंबर के फैक्टर चाहिए हों, तो नंबर को हमेशा पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड मतलब, तो अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ना, और अभाज्य संख्या का अर्थ है, प्राइम नंबर का अर्थ होता है कि ऐसे नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं होते। नाम से ही देखो, अभाज्य मतलब किसी से भी डिविजिबल ना हो। जैसे 2 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता। अब ये मत बोलना 1 से होता है, अरे 1 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। 1 के अलावा क्या 2 के अलावा किसी से डिविजिबल होता है? नहीं। 3 भी 3 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, बशर्ते 2 एक इवन नंबर भी है। 2 एक क्या है? एक सम संख्या भी है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 आपका 37, ठीक है 33 नहीं 37 41 43 47 53 59 ऐसे चलते जाएंगे। इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से विभाजित नहीं होती अपने अलावा। भाई अपने से तो हर कोई होता ना, अपने से तो हर कोई नंबर डिविजिबल होता है। तो वे संख्याएं, वो नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं होती, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या चाहिए हो या विभाजकों की संख्या चाहिए हो, हमेशा नंबर को आप प्राइम नंबर में तोड़ो। मतलब इस 12 को 2 3 5 7 इनमें तोड़ना है। अब कैसे, ध्यान समझना। क्या 12 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ? क्योंकि तोड़ना 2 3 में है ना भाई, 2 3 5 7 में तोड़ना है। अब आपका 2 3 5 7 में तोड़ने का अर्थ ये थोड़ा कि तुम 2 छक्के 12 लिखोगे। अरे 2 तो प्राइम नंबर है, फिर 6 कहाँ है? 6 कहाँ है प्राइम नंबर? तो यानी 12 का अर्थ या तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 बोल दो, या 12 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो ये तो समझ में आ रहा भाई। हमने 12 को 2 2 2 3 लिख दिया ना। अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है प्राइम नंबर में, और प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 इंटू 2 का अर्थ होता है 2 का स्क्वायर। तो हमने 12 के कर दिए क्या? प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद क्या करना है? गुणनखंडों की संख्या बराबर। जो ये पावर है ना, इन पावर को एक एक बढ़ा दो। तो 2 की पावर क्या है? 2, तो इसको 1 बढ़ाओ तो 3। पावर को पकड़ो, पावर को 1 बढ़ा दो। तो 2 की पावर 2 है, तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो 3। 3 की पावर, हाँ कुछ नहीं मतलब 1। 3 को हम 3 की पावर 1 नहीं बोल सकते। अब 3 की पावर 1 है, तो 1 बढ़ाओ तो 2, तो गुणा गए 2। पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना है।
पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो पावर 2 है, इसको एक बढ़ाओ तो 3, 3 की पावर 1 है, एक बढ़ाओ तो 2, और 3 इंटू 2 6। तो हो गया। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी? 6। काउंट नहीं करने, 12 तो छोटा नंबर है। 12 के तो चलो तुम गिन लोगे, बड़े नंबरों में थोड़ा ना गिन पाएंगे। कब तक गिनेंगे हम? तो जब भी आपको अभाज्य, ठीक है सॉरी, जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो या विभाजक, गुणनखंड और विभाजक एक ही बात होते हैं, हाँ। तो जब भी कभी गुणनखंड और विभाजकों की संख्या चाहिए हो, हमेशा सबसे पहले नंबर के करो प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का अर्थ है कि नंबर को 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनमें तोड़ना है। अब आप 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब जो पावर है, पावर को एक एक इंक्रीज करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का पावर 2 है, एक बढ़ाओ तो 3, 3 का पावर 1 है तो एक बढ़ाएंगे 2, 3 दूनी, तो 12 के गुणनखंडों की संख्या 6। समझ में आया? अब आओ क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं आपको ध्यान रखना, हर चीज़ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। खाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं सिखाऊंगा, उसका मीनिंग क्या है वो भी सिखाऊंगा। अब क्वेश्चन है 160 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो हमें 160 के चाहिए फैक्टर। अब फिर वही चीज़, 160 के फैक्टर चाहिए। तो जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। प्राइम फैक्टर करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, वैसे ज़्यादातर 2, 3, 5 में ही टूटते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता पेपर में कि तुम उसके फैक्टर ही ना कर पाओ। जनरली नंबर आपके 2, 3, 5 में टूट जाएंगे। अब 160 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 160 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 5। कैसे? सीख लो थोड़ा, मुझे तो आता है एकदम तोड़ना, पर तुम कैसे तोड़ोगे? अगर आप डायरेक्ट तोड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तोड़ पाते तो एक काम करो, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर मत करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई ना अच्छी, तब तक तुम नंबर के 2 बड़े फैक्टर कर दो। जैसे 160 है, अब इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा ना, 160 मतलब 16 दशांकी 160, इतना तो चल ही रहा होगा पता। अब 16 तुम्हें पता है 2 की पावर 4 होता है, क्यों? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो 2 की पावर 4 ये है, और 1 2 यहां भी तो है, तो टोटल कितने 2 हैं? 5। तो 2 की पावर 5 इंटू, अब इस 10 में से तुमने 2 ले लिया, तो 2 पंजे, तो 2 तो हो गया एडजस्ट, बचा क्या? तो इसलिए इंटू 5, इसलिए 2 की पावर 5 इंटू 5। तो 160 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 160 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 5 इंटू 5। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल है ना। मैंने कहा अगर देखो, जब आप प्रैक्टिस करो घबराओ मत, ये मत सोचना कि यार कैसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। अरे सब प्रैक्टिस का खेल होता है, सब प्रैक्टिस का खेल होता है ना। आपने शुरू में लगा कि यार कैसे करेंगे, तैयारी करते गए, अच्छी तैयारी होगी। तुम ग्रुप सी वाले सारे पेपर निकाल रहे, जीएस तुम्हें आ रहा है, उत्तराखंड तुम्हें आ रहा है, हिंदी आ रहा है। कब? प्रैक्टिस से, मेहनत से। तो ऐसी अगर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो मैथ्स भी आएगी, ठीक है। खास तौर पे वो जिनको मैथ्स से डर लगता है, डरना नहीं है भाई, पहले तो डर निकाल दो बाहर। कुछ नहीं है मैथ्स, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 160, अब देखो मेरे को तो पता है कि 160 मतलब 2 की पावर 5 इंटू 5, या मैं एकदम तोड़ दूंगा। लेकिन मैंने कहा अगर आप एकदम नहीं तोड़ पा रहे तो शुरुआत में क्या करो, नंबर के 2 बड़े फैक्टर कर दो। तो भाई इतना तो आपको दिख ही रहा होगा ना कि 160 मतलब 16 इंटू 10, 16 दशांकी 160। अब इतना तो पता ही होगा कि 16 मतलब 2 की पावर क्या होता है? 4। अच्छा 1 2 यहाँ भी तो छुपा है, तो 2 की पावर 4 यह है और 1 यहाँ है, तो 2 कितने हो गए? 5। तो यानी 2 की पावर 5। कितने 2 छुपे हुए यहाँ? अरे 2 5 बार हैं, 4 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो कुल कितने 2? तो मतलब 2 की पावर 5, इससे 2 ले लिया तो 5 नहीं बचा फिर, तो इंटू 1 5। अब हो गया, खत्म बात। मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते? पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। तो 2 की पावर क्या है? 5, तो पावर 5 है, 1 बढ़ाओ 6 इंटू,
5 की पावर क्या है 1, 1 बढ़ाओ गुणा कर दो 6 दूनी, तो आंसर होगा 12। 160 के जो धनात्मक गुणनखंड हैं उनकी संख्या होगी कितनी 12। टोटल 12 फैक्टर होंगे, तो 160 के गुणनखंडों की संख्या 12 या 160 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी 12। तो 12 था किसी का नहीं, तो चलिए घबराओ मत, मैं जानबूझ के आज कुछ प्रश्न लाया हूं, ठीक है। मैं थोड़ा एक तो बेस भी देखना चाहता हूं, दूसरा ये भी है कि भाई ठीक है तुम हमारा डेमो लेते हो तो मैं भी तुम्हारा डेमो लूंगा ना। हाँ हाँ, ये बात पता नहीं क्यों मुझे बहुत खलती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि डेमो मिलेगा, तो मतलब कई शक की भावना होती है ना वो, कि यार ये क्या कराएगा, देखते हैं क्या कराएगा ये। तो फिर मैंने भी सोचा चलो दोनों का डेमो होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा और साथ में तुम चीज़ों को समझोगे भी। अब देखो एक क्वेश्चन आता है 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें भी देखो कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसका अर्थ क्या है पहले आप समझो क्वेश्चन को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है देखो क्वेश्चन का अर्थ समझ में आना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप ये समझो मैथ्स में कि आधा सॉल्यूशन तो हो गया। क्योंकि मैथ्स में आदमी करेगा तब जब पहले प्रश्न समझ में आएगा, और जिसने प्रश्न को समझ लिया तो ये मान के चलो कि आधा सॉल्यूशन तो हो गया। तो 360, इसमें भी कई टाइप होते हैं, तो 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, मतलब इसका अर्थ यह है कि जैसे अभी आपने देखा मैंने 12 के फैक्टर बनाए ना। अब अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो तुमने अभी देखा 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और सीधा 12, तो ये सब 12 के फैक्टर हैं। अब एक टाइप तो ये होता है कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो सभी गुणनखंडों का योग, तो ये 12 के गुणनखंड है, और इनका योग मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 12 28। तो यानी 12 के जो सभी गुणनखंड हैं उनका जो सम है, उनका जो टोटल है वो 28 है। लेकिन इसी में अगला 12 के सम गुणनखंडों का योग, 12 के सभी नहीं, 12 के सम गुणनखंडों का योग, तो ये 12 के फैक्टर हैं। अब इसमें कुछ ऑड होंगे और कुछ इवन होंगे। जैसे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 12 इवन है। 1 और 3 इवन नहीं है, 1 और 3 क्या है ऑड, विषम। तो 12 के सम गुणनखंडों का योग, तो सम गुणनखंड ये है 2 4 6 12, तो 2 और 4 6, 6 6 और 12 12। तो 12 के जो सम गुणनखंड हुए उनका योग क्या है, तो बस वही है। हमें 360 के सभी गुणनखंडों का योग नहीं, क्योंकि इसमें भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है 360 के सभी गुणनखंडों का योग, एक होता है 360 के सम गुणनखंडों का योग, और एक होता है 360 के विषम गुणनखंडों का योग। तो हमें चाहिए 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, योग भी नहीं चाहिए, 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या, योग नहीं सॉरी, क्योंकि योग पे भी आता है क्वेश्चन। यहाँ पे 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो इसको इसी से ले लो। जैसा हमने कहा अभी कि भाई 360 के सम गुणनखंडों की संख्या, और अगर 360 के सम गुणनखंडों की संख्या बात करें तो 1 2 3 4। अब आपको कुछ भी चाहिए हो, चाहे सारे फैक्टर चाहिए हो, चाहे आपको इवन फैक्टर चाहिए हो, चाहे आपको ऑड फैक्टर, क्योंकि इसमें भी 3 हैं। एक होता है सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, एक होता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, एक होता है सम गुणनखंडों की संख्या। तो आपको देखो पूछे कुछ भी, पहला काम तो आपने यही करना है कि नंबर के हमेशा प्राइम फैक्टर करने हैं।
नंबर को हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 12 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ध्यान समझना, हमें इवन प्राइम फैक्टर अगर चाहिए हो, अगर सारे फैक्टर चाहिए तब तो आप पावर एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेना। अगर सारे फैक्टर चाहिए तो पावर एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर इवन फैक्टर चाहिए हो तो ध्यान रखना, तुमने 12 के प्राइम फैक्टर किए, अच्छा 12 को आपने किस में तोड़ा? 2 और 3 में। पावर मत देखो, 2 की पावर क्या है वो मत देखो, आपने 12 को 2 और 3 में ब्रेक किया तो 2 इवन प्राइम फैक्टर है, 2 सम संख्या नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है पर इवन प्राइम नंबर है। तो जब 2 इवन प्राइम नंबर है तो जो इवन प्राइम नंबर होगा ना उसकी पावर 1 नहीं बढ़ाओगे, इवन प्राइम नंबर की पावर 1 नहीं बढ़ेगी और बाकी जितने भी होंगे उनकी पावर 1 बढ़ेगी। तो 3 की पावर क्या है? 1, तो पावर 1 बढ़ाएंगे तो कितना? 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यानी 12 के जो इवन प्राइम फैक्टर हैं उनकी संख्या 4, वो आपने अभी चेक किया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन था कि 360 के कुल समगुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 360। तो सबसे पहले 360 के प्राइम फैक्टर करो, है ना। और जब 360 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 360 को अब आप तोड़ोगे कैसे? तो ये आपका बनेगा कितना? एक तो 2 की पावर कितना? 3, फिर आपका 3 का स्क्वायर और इंटू आपका 5। अगर डायरेक्ट तोड़ पा रहे हो तो, नहीं तोड़ पा रहे तो मैंने आपको तरीका बता रखा। 360 को पहले थोड़ा बड़े फैक्टर में तोड़ो। क्या 360 को 36 इंटू 10 बोल सकते हो? और 36 को 9 इंटू 4 बोल सकते हो? अब देखो सीधा, अब देखो 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 1 2 इस 10 में छुपा हुआ है, तो 2 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, कितने 2? तो एक तो आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और जब 9 का मतलब 3 का स्क्वायर तो इंटू आपका एक 3 का स्क्वायर। अब ये 10 था, इस 10 में से 2 शिफ्ट हो गया, 2 यहाँ शिफ्ट नहीं हो गया, तो केवल क्या बचा? तो इंटू 5, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू, ऐसे तोड़ लो। शुरू में कुछ दिन करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा तुमसे भी, तुम भी डायरेक्ट तोड़ने लग जाओगे, ठीक। तो ध्यान रखना कि हमें चाहिए 360 के इवन फैक्टर। तो अगर 360 के इवन फैक्टर चाहिए तो सबसे पहले 360 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, और जब 360 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब ध्यान समझना, तुम्हें 360 के ऑल फैक्टर चाहिए या 360 के इवन फैक्टर? हाँ, तो अगर ऑल फैक्टर चाहिए होते तो सब जो पावर हैं सबको एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई। लेकिन अगर केवल इवन फैक्टर चाहिए हो तो ध्यान रखना, तुमने 360 के प्राइम फैक्टर किए, और जब 360 के प्राइम फैक्टर किए तो 360 को किस में तोड़ा आपने? 2 3 5। पावर मत देखो, पावर क्या है? बेस देखो, बेस। आपने 2 3 5 में तोड़ रखा ना, तो कैसे तोड़ रखा? अरे 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। खाली 2 3 5 में थोड़ा टूटेगा 360, 2 इंटू 3 इंटू 5 थोड़ा होगा 360, इनकी पावर भी तो होगी कुछ ना कुछ। तो 360 के जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो ये बेसिकली ब्रेक हुआ 2 3 5 में। कैसे? 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब प्राइम फैक्टर जो है वो 2 3 5 है ना, इसमें क्या 2 इवन प्राइम फैक्टर है? तो मैंने कहा था जो इवन प्राइम फैक्टर होगा उसकी पावर 1 इंक्रीज नहीं करोगे, तो 3 एज इट इज, बाकियों की पावर एक एक बढ़ा दो। तो 3 की पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे तो 5 की पावर 1, 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो 3 तिया 9 दूनी। तो यानी 360 के जो समगुणनखंडों की संख्या होगी, 360 के जो समगुणनखंडों की संख्या होगी कितनी होगी?
18। और अगर बाय द वे टोटल फैक्टर होता तो टोटल फैक्टर में क्या करते, 2 की पावर 3 है तो 1 बढ़ाओ 4, 3 की पावर 2 है 1 बढ़ेगा कितना 3, 5 की पावर 1 है 1 बढ़ेगा 2, 4 तियाँ 12 दूनी, तो टोटल फैक्टर कितने 24। टोटल फैक्टर जो हैं वो आपके 24 हो जाएंगे। और अगर इवन फैक्टर पूछे तो इवन फैक्टर आपका 18 हो जाएंगे। और ऑड फैक्टर 6। कैसे? हाँ, तो फिलहाल तो घटा दो, अभी मैंने बताया नहीं, पर फिलहाल आप क्या करो, टोटल फैक्टर 24 हैं और इवन कितने हैं 18। तो जब 24 में से 18 इवन हैं तो ऑड कितने होंगे 6। वैसे ऑड के लिए चलो समझ ही लो, जब ऑड फैक्टर चाहिए हो ना, ये इवन प्राइम फैक्टर है ना, इसकी पावर लोगे ही नहीं, इसकी पावर लेनी ही नहीं है। ऑड मतलब विषम, थोड़ा टेक्निक भी समझा करो, रटना नहीं है। विषम गुणनखंड चाहिए ना, तो विषम अगर चाहिए हो, ऑड चाहिए हो, तो जो इवन प्राइम फैक्टर है इसकी पावर लोगे ही नहीं, बाकियों की पावर एक एक बढ़ा के ले लेना। तो 3 की पावर 2 है, 1 बढ़ाओगे तो 3, 5 की पावर 1, 1 बढ़ाओगे तो 3 दूनी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी 6। अब तुम चेक कर लो, देखो 18 थे इवन, 6 हैं ऑड, तो टोटल कितने, वो भी तुमने निकाल दिया। टोटल फैक्टर आपके 24 हैं। एक बार और समझ लो, 360 के हमें कुल सम गुणनखंडों की संख्या, और अगर हमें 360 के कुल सम गुणनखंड चाहिए, या मैंने कहा कैसे भी गुणनखंड चाहिए, चाहे ऑड इवन टोटल, पहला काम तो ये तो सब में करना है कि नंबर के आपके प्राइम फैक्टर करने हैं, ये तो सब में करना है, चाहे वो टोटल फैक्टर पूछे, चाहे वो आपका इवन पूछे, चाहे वो ऑड पूछे। तो आपने क्या करना है, नंबर के प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर का अर्थ है कि नंबर को 2, 3, 5, 7 इनमें तोड़ना है, 2, 3, 5, 7 इनमें। और 2, 3, 5, 7 का अर्थ है कि इनकी पावर भी बनेगी कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ा कि खाली 2, 3, 5, 7 में टूटेंगे। तो 360 को जब ब्रेक किया तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब हमें चाहिए थे इवन फैक्टर, तो जब इवन फैक्टर चाहिए तो आपने क्या करना है कि जो ये इवन प्राइम फैक्टर है, इवन में इवन वाले की पावर नहीं बढ़ानी है, तो 3 का 3, बाकी इन दोनों की पावर एक एक इंक्रीज करो। तो इसकी पावर 2 है, एक इंक्रीज करेंगे तो 3, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, एक इंक्रीज करेंगे तो 2, तो 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, जहाँ दिक्कत आए बेहिचक बोल देना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं या आपके जो डाउट हैं वो क्लियर नहीं हुए तो आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, अब पहले तो थोड़ा क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि फैक्टोरियल 127 5 की पावर n, ठीक है, द्वारा पूरी तरह से विभाजित है। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट फैक्टोरियल 127 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 5 टू द पावर n। क्वेश्चन छोड़ दो फिलहाल, पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं चालीस कोई नंबर है, ठीक है, और मैं कहूं कि एक संख्या एक नंबर 40 है, और ये जो 40 है ये 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। 40 इज फुली डिविजिबल बाई 2 टू द पावर n। 40 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा कि अगर 40 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी,
इफ 40 इज फुली डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। यदि 40 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक, तो अब देखो जरा, 40 2 की पावर n से विभाजित है ना, ठीक है, तो कह रहा कि n का अधिकतम मान, तो बताओ तुम ही लोग, n का अधिकतम मान 3, बिल्कुल सही। कैसे? अरे अगर n का वैल्यू 1 लोगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 से 40 डिविजिबल है। अच्छा, अगर मैं n का वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, भाई n का वैल्यू अगर 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, और 40 तब भी डिविजिबल है 4 से, तो यानी n का वैल्यू 2 भी हो सकता है। तुमने n बराबर 1 पे चेक किया तो भैया 40 डिविजिबल था, क्योंकि 40 डिविजिबल भी होना चाहिए, शर्त है कि 40 2 की पावर n से विभाजित है, तो n का मान बताओ अधिकतम। तो पहले हमने देखा n बराबर 1 पे 40 2 की पावर n से डिविजिबल हुआ, फिर हमने n बराबर 2 लिया और 2 का स्क्वायर 4, तो भी 40 डिविजिबल था। अब अगर मैं n बराबर 3 ले लूं तो 2 का क्यूब 8, और 8 से भी 40 डिविजिबल है, तो इसका मतलब n का मान 3 भी पॉसिबल है। लेकिन इससे ऊपर अब अगर आप लेना चाहोगे तो अब आपका n का वैल्यू इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप n बराबर 4 लेते हो तो 2 का पावर 4 16, और क्या 40 16 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब n का अधिकतम मान जो पॉसिबल है वो कितना? 3। n का अधिकतम मान जो पॉसिबल है वो 3 है। n का मान 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 40 2 की पावर n से डिविजिबल है तो, अगर 40 2 की पावर n से डिविजिबल है तो n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 3 पॉसिबल है, उससे ऊपर नहीं है। अगर उससे ऊपर लेंगे तो फिर डिविजिबल नहीं होगा। तो शर्त ये भी थी कि 40 इज फुली डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n, 40 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो बताना था n का अधिकतम मान। और अगर 40 2 की पावर n से डिविजिबल है तो भाई उस कंडीशन में n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 3 पॉसिबल है। अच्छा, वही यहां पे भी है क्वेश्चन कि n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे नंबर थोड़ा फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल 127, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है अभी आएंगे उस पर, बात करेंगे उस पर। तो क्वेश्चन है कि n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि फैक्टोरियल 127 5 की पावर n द्वारा पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अब क्वेश्चन को तब करेंगे, पहले ये तुम समझ गए कि 40 2 की पावर n से डिविजिबल है, और जब 40 2 की पावर n से डिविजिबल है तो n का जो अधिकतम मान बना वो कितना बना? 3। अब मुझे बताओ n का मैक्सिमम वैल्यू 3 आया, कैसे? कैसे हैं? ना ना, वो तो ठीक है, तुमने रखा तो ऐसे रखते रहोगे पेपर में, तो ऐसे तो होगा नहीं तरीका भाई। ये थोड़ा ना कि हम वैल्यू पुट करके चेक करते रहे बार बार कि n बराबर 1 चेक करो पहले, फिर n बराबर 2 चेक करो, फिर n बराबर 3, ऐसा तो नहीं। तो अब समझना n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डिपेंड करता है इस नंबर में जो डिविजिबल है। 2 की पावर n से कौन डिविजिबल है? 40। उसने क्या कहा? अरे 40 2 की पावर n से डिविजिबल है बोला, तो जो डिविजिबल है वो है 40। तो डिपेंड करता है कि इस 40 में नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 40 में कितने 2 हैं, और 40 में जितने 2 होंगे नीचे अधिकतम उतने ही पॉसिबल है। 40 में 3 2 होते हैं, कैसे? 2 × 2 × 2 × 5। 40 को ऐसा लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे। अब ऊपर अधिकतम कितने 2 हैं? 3, तो नीचे भी अधिकतम 3 होंगे। नीचे भी अधिकतम कितने होंगे? 3। क्यों? 4 क्यों नहीं हो सकते? तो अगर नीचे ज्यादा होंगे तो डिविजिबल कहां होगा? अरे देखो, अगर 2 की पावर 3 होगा तो 3 2 ये हैं और 3 ये हैं, कट गया, बचा क्या? केवल 5। कहां? हाँ, और ऊपर बचने का अर्थ है फुली डिविजिबल।
अरे 5 बचने का अर्थ है कि 5 बार डिविजिबल होगा। ऊपर बचने का अर्थ होता है फुली डिविजिबल। ठीक है, तो तुमने देख, अब तुमने अभी चेक भी किया था, अगर तुम n का मान 3 लोगे तो 2 की पावर 3 8, और 8 से 40 कितनी बार डिविजिबल है? 5 बार। और वहीं यहीं देखो 40 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब नीचे है 2 की पावर n। अब n का अधिकतम मान क्या होगा? डिपेंड करता है ऊपर कितने 2 हैं। अगर ऊपर 3 2 हैं तो नीचे भी अधिकतम 3 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे 3 2 ऊपर के और 3 2 नीचे के कट जाएंगे और नीचे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि नीचे बचने का अर्थ होता है फुली डिविजिबल नहीं है, और नीचे कुछ ना बचने का अर्थ होता है फुली डिविजिबल है। और अगर नीचे 3 2 होंगे तो 3 2 से 3 2 कटेंगे और बचेगा 5 कहाँ? ऊपर न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में बचने का अर्थ है फुली डिविजिबल। तुम 4 करके देख लो, अगर तुम नीचे 2 की पावर 4 लेते हो तो इसका अर्थ होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 से 3 2 तो उड़ गए, अब 1 2 फिर भी छूट गया नीचे, और जब 1 2 नीचे छूट गया तो ये किससे कटेगा फिर? और नीचे छूटने का अर्थ है फुली डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, n का अधिकतम मान क्या होगा डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि 40 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा डिपेंड करता है कि 40 में कितने 2 हैं, 40 में कितने 2 हैं। और 40 में नंबर ऑफ जो 2 हैं वो 3 हैं, क्योंकि 40 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ऊपर जो 2 बने वो कितने बने? 3। और जब ऊपर 2 3 हैं तो नीचे भी अधिकतम 3 ही होंगे। तो इसलिए n का अधिकतम मान, लेकिन करते ऐसे नहीं है। ये तो मैं खाली समझा रहा था क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब आओ, अच्छा क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया ना एग्जाम्पल, ऐसे नहीं आएंगे, हाँ, क्योंकि ऐसे करने आसान है। जैसे मैंने कहा 40 2 की पावर n से डिविजिबल है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तुमने भी बोल दिया 3, तुमने भी चेक करके 3 बोल दिया। तो प्रश्न ऐसे नहीं आते, प्रश्न आते फैक्टोरियल की फॉर्म में। क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 127 इज फुली डिविजिबल बाय 5 टू द पावर n। ठीक, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान क्या होगा? क्योंकि अब नहीं कर पाओगे तुम मैन्युअली कैलकुलेट, अब इसके लिए तुम्हें कोई तरीका पता होना चाहिए। तो पहले तो थोड़ा सा फैक्टोरियल भी समझ लो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप में से कईयों को तो पता होगा जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होंगे, लेकिन भाई जिनकी मैथ्स नहीं रही होगी तो उनको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 है, तो इस फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है कि तुम्हें 5 से बैक आना है, और 5 से बैक आना है 1 तक, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू है। तो यानी फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू जो दिया है ना वहाँ से 1 तक आओ और उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो फैक्टोरियल 5 का अर्थ है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को 20, 20 यहाँ 60 दूनी और कम 120। तो यानी फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 120। फैक्टोरियल 5 का अर्थ क्या होता है? 120। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 से 1 तक, 4 से आओ बैक और कहाँ तक? 1 तक, और इन सबको गुणा कर दो जो भी आएगा। तो यानी फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 कम, तो फैक्टोरियल 4 का अर्थ है 24। ऐसी फैक्टोरियल 6 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और यह आएगा आपका 720। ये कितना आएगा? तो यानी फैक्टोरियल 6 का अर्थ क्या होता है? 720। ठीक है, तो वही चीज़ है कि फैक्टोरियल 127
5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें बताना है n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। वो पहले ही बोल रखा उसने कि n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से विभाजित हो, तो कैसे? अब ये फैक्टोरियल 27 क्या है हमें ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल 127 की वैल्यू बनाने की ज़रूरत नहीं, ना बना सकते हैं। क्यों? फैक्टोरियल 127 का क्या मीनिंग होता है? 127 से लेकर 1 तक। अब क्या 127 से लेकर 1 तक नंबर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? नहीं है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। बस आप टेक्निक समझिए। फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से डिविजिबल है ना, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक, तो n का अधिकतम मान क्या होगा डिपेंड करेगा फैक्टोरियल 127 में कितने 5 है। जैसा भी कहा था मैंने, 40 2 की पावर n से डिविजिबल है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा डिपेंड करेगा 40 में कितने 2 हैं, डिपेंड करेगा 40 में कितने 2 हैं। और जितने 2 40 में होंगे उतने ही 2 नीचे हो सकते हैं। और 40 में हमने देखा कि 2 की संख्या कितनी थी? 3, तो नीचे भी अधिकतम 3 होंगे, तो n का मान 3 होगा। तो वैसे ही फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से डिविजिबल है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा डिपेंड करेगा फैक्टोरियल 127 में कितने 5 होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले फैक्टोरियल 127 होता क्या है? भाई हमें यही नहीं पता फैक्टोरियल 127 क्या, तो कैसे चेक करूं 5 कितने? जैसे 40 तुम्हें पता है कि क्या होता है, तुमने कहा 2 × 2 × 2 × 5, और 40 में तुमने देखा 3 2 हैं, तो तुमने कहा नीचे अधिकतम 3 2 होंगे। तो वैसे ही फैक्टोरियल 127 है क्या पहले, है ना? अब इतना तो तुम्हें पता है कि फैक्टोरियल 127 का अर्थ है कि 127 से बैक आना है, और कहां तक? 1 तक, और इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वो फैक्टोरियल 127 की वैल्यू है। पर प्रॉब्लम ये है ना, इतना कैलकुलेट करना पॉसिबल थोड़ा है। भाई समझते तो तुम हो, तुम्हें पता है कि फैक्टोरियल 127 का मीनिंग क्या है, लेकिन फैक्टोरियल 127 की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है, फैक्टोरियल छोड़ दो, केवल नंबर उठाओ 127। ठीक, अब तुम्हें चेक करना था नंबर ऑफ 5 ना, कि फैक्टोरियल 127 में कितने 5 है। तो फैक्टोरियल छोड़ देना, और जो चेक करना है ना उससे कंटिन्यू डिवाइड मारते रहना जब तक पॉसिबल है। कंटिन्यू डिवाइड मारना जब तक पॉसिबल है। तो अगर 127 में मैं 5 का डिवाइड मारूंगा तो पहले कितनी बार? हाँ देखो, अगर कंप्लीट जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार दो। जरूरी नहीं कि पूरा जाए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पूरा जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। तो जितना बार जाता है उतना टाइम दो। तो 5 का डिवाइड 127 में दूंगा तो 25 बार पॉसिबल है। 25 पंजे 125, ठीक है। 127 में 5 का पूरा कहाँ जाता, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना। तो अगर 127 में 5 का दूंगा तो पहले 25 बार, 25 पंजे 125। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कितनी बार पॉसिबल है। तो 5 का डिवाइड 127 में 25 बार पॉसिबल है, हो गया। फिर अगेन जब तक पॉसिबल है तब तक। अब फिर 5 का दो 25 में 5 बार, यहाँ चले जाएगा पूरा। लेकिन अब मैंने कहा हमें उससे मतलब नहीं है, पूरा जा रहा नहीं जा रहा कोई मतलब नहीं, जितनी बार जा रहा उतनी बार दो। तो 5 का 25 में देंगे 5 बार, 5 पंजे, फिर अगेन 5 का दो, और 5 में 5 का जो है डिवाइड देंगे तो 5 से कम। अब इसके बाद 5 का फिर जाएगा, नहीं जाएगा, 1 है। 5 का डिवाइड 1 में कहाँ जाएगा। तो जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार दो। तो बस इससे आगे खत्म। अब ध्यान समझना, पहले कितनी बार भाग दिया, फिर बस जोड़ दो इनको, 25 और 5 और 1, तो n का अधिकतम मान 31। n का अधिकतम मान जो है वो 31 है। यानी अगर फैक्टोरियल 127 5 टू द पावर n से फुली डिविजिबल है तो n का जो अधिकतम मान होगा
वो कितना होगा 31। समझ में आया? अब थोड़ा ये भी समझ लो कि ये ऐसे कैसे डिवाइड दिया। तुमने कहा होगा फैक्टोरियल 127 था, फैक्टोरियल कहाँ गोल कर दिया गुरुजी ने, कहाँ ले गए उस फैक्टोरियल को, खाली 127 बोल दिया। तो एक्चुअल में है क्या, समझना बात। हाँ, इसके लिए थोड़ा एक एग्जांपल देखो। जैसे फैक्टोरियल 6 है ना, है, अब फैक्टोरियल 6 2 की पावर n से डिविजिबल है, तो बताओ n का मान क्या होगा। अब एक तरीका तो ये है, देखो बेसिक मेथड, कि फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n एज इट इज। अब फैक्टोरियल 6 2 की पावर n से डिविजिबल है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। मैंने आपको बताया डिपेंड करेगा फैक्टोरियल 6 में कितने 2 हैं, डिपेंड करेगा फैक्टोरियल 6 में कितने 2 हैं। अब देखो फैक्टोरियल 6 को तुमने तोड़ दिया, फैक्टोरियल 6 मतलब 6 5 4 3 2 1, जरा ढूंढो 2, 1 2 6 में दिख रहा, 2 3 6 नहीं होता, तो 1 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, 2 दूनी 2 2 यहाँ छुपे हुए, तो 1 ये है, 2 ये है, 3 और 1 ये है, 4। तो फैक्टोरियल 6 में जो नंबर ऑफ टूज हैं वो कितने हैं, 4। तो यानी n का अधिकतम मान 4 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 में जो नंबर ऑफ 2 हैं उनकी संख्या 4 है, और जब ऊपर 4 2 हैं तो नीचे भी अधिकतम कितने होंगे, 4 ही होंगे। ये बेसिक। अच्छा, अगर मैं इसी को ऐसा कर लूँ तो फैक्टोरियल 6 2 की पावर n से फुली डिविजिबल है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। मैंने कहा फैक्टोरियल छोड़ दो, 6 पकड़ो केवल। क्या चेक करना था, 2। क्या चेक करना, कंटिन्यू 2 से डिवाइड मारो, 6 में कंटिन्यू 2 का डिवाइड मारो, 2 3, फिर 2 का मारो, 2 एकम, आगे पॉसिबल है नहीं ना। तो पहले कितनी बार गया, फिर जोड़ दो 3 और 1, बात एक ही बनी, बात एक ही बनी। तो इसीलिए सीधा तरीका है कि फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से क्या है, फुली डिविजिबल। और अगर फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से फुली डिविजिबल है तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन मैक्सिमम पे आएगा, मिनिमम पे नहीं आएगा। क्यों? अरे मिनिमम तो तुम कुछ भी बोल दो, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस क्लास में मिनिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 10 15 20, 1 अधिकतम 1 फिक्स होगा कि 150 की कैपेसिटी है, तो क्लास में 150 ही बैठेंगे, उससे ऊपर 1 नहीं बैठ पाएगा। और मिनिमम डिपेंड करता है, मिनिमम हो सकता है कि 85 एडमिशन हुए, मिनिमम हो सकता है 30 ही एडमिशन हुए, मिनिमम हो सकता है 20 ही हुए, मिनिमम हो सकता है 10 ही हुए। तो मिनिमम पे नहीं आता क्वेश्चन, क्योंकि मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तो फिक्स होगा। मैक्सिमम क्या होगा, फिक्स होगा। तो फैक्टोरियल 127 5 की पावर n से फुली डिविजिबल है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे, मैंने कहा सीधा क्या करना है, 127 उठाओ, फैक्टोरियल छोड़ दो, और 127 को कंटिन्यू आप क्या करो, 5 से डिवाइड, 5 का 25 बार, फिर 5 का अगेन 5 बार। कंप्लीट डिवाइड से कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट डिवाइड से कोई मतलब नहीं है, केवल जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार। तो 5 का 127 में 25 बार पॉसिबल है, फिर 5 का 25 में 5 बार पूरा पूरा जाएगा, जहाँ पूरा जा रहा ठीक है, नहीं जा रहा तो रहने दो, 5 पंजे 50, फिर 5 से कम 5, इसके बाद आगे जाएगा नहीं। तो पहले 25 बार, फिर 5 बार, फिर 1 बार, 25 और 5 30 और 1 31। तो n का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 31। ठीक आया समझ में। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने मैथ्स वाले पेपर देखे होंगे, कोई भी, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, क्योंकि देखो स्टेट में ज़्यादातर जो सेंटर के क्वेश्चन होते हैं ना वही कॉपी होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन सेंटर के एग्ज़ामों में आते हैं
वही क्वेश्चन आपके जो हैं कॉपी होते हैं। तो अगर आपने देखे होंगे पेपर तो आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा कि जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 642 को 7 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। 2 to the power 642 when divided by 7 would leave a remainder of। तो अब इसमें कुछ आसान पैटर्न भी होते हैं। जैसे चलो एक पहले मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन उठा लेता कि मैंने कहा कि 15 की पावर 643 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। एक बेसिक प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन है कि 15 की पावर 643 इज डिविजिबल बाय 16 देन रिमाइंडर विल बी। 15 की पावर 643 को 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। कोई बता पाएगा? किसी को पता? -1। और कोई गैस आइडिया? थोड़ा मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, आइडिया ही लगा लो, कुछ तुक्का। -1 कौन था? हैं? ठीक बोल रहे हो, परंतु रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं देते कभी। रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होते हैं, रिमाइंडर ऑलवेज होते। रिमाइंडर दोनों टाइप के हैं, रिमाइंडर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन जब कभी आंसर देते हैं ना पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। -1 भी एक आंसर है बिल्कुल सही, लेकिन मैंने कहा रिमाइंडर वाली बात जब आए ना हमेशा आंसर पॉजिटिव में देते हैं। मैं तुमसे कहूं कि 16 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 2। या ऐसा प्रश्न पूछोगे कि माइनस वाला बताएं या पॉजिटिव वाला बताएं, जाहिर सी बात है रिमाइंडर होते दोनों टाइप के हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, पर आंसर हमेशा पॉजिटिव में दिए जाते हैं। तो इसलिए -1 भी ठीक है, लेकिन आंसर नेगेटिव में नहीं देते, पॉजिटिव में। आंसर है 15। 15 की पावर 643 को 16 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा आपका 15। ठीक है, कैसे? तो एक्चुअल में उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे मैं तुमसे पूछूं 7 × 7, या मैं कह दूं कि 7 के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो बताओ मुझे। 7 के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। कैसे? 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 में जब 3 का डिवाइड दोगे तो 16 बार 16 3 48, तो बचेगा कितना 1। भाई इतना तो समझ में आ रहा होगा। 7 स्क्वायर मतलब 49, और 49 में जब 3 का डिवाइड देंगे तो 16 टाइम, तो बचेगा 1। अच्छा, इसी को 7 स्क्वायर को 7 × 7 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 3। 7 स्क्वायर को हम 7 × 7 बोल सकते हैं और डिवाइडेड बाई 3। अब तरीका समझना, 3 का डिवाइड 7 में दो, 3 दूनी कितना बचा, फिर इस 3 का इसमें भी दो, 3 दूनी कितना बचा, रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, तो आंसर 1। आंसर 1। 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 बाई 3। अब आपने क्या करना है ना, 7 का स्क्वायर मत करो कैलकुलेट, किसी एक में दे दो, किसी भी साथ में दे दो। 3 दूनी 6, 1 बचा, तो इससे भी 1 ही बचेगा। अब यहाँ से रिमाइंडर 1, यहाँ से 1, रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 1 1। ठीक, तो ऐसे ही ये भी था कि 15 की पावर 643 में 16 का। अब देखो 15 की पावर 643 का अर्थ क्या होता है। चलो इसको थोड़ा मैं, ये एकदम समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे -1 रिमाइंडर है। कैसे है, पहले तो आप मुझे बताओ 15 की पावर 643 का अर्थ होता है ना 15 × 15 × 15 × डॉट 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 लास्ट 15, और टोटल कितनी बार 643 बार। अब 16 का डिवाइड देंगे, तो मेरे को ये बताओ 16 का डिवाइड जब 15 में दोगे तो 16 का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा, नहीं जाता, तो रिमाइंडर, तो 16 का डिवाइड 15 में नहीं जाता ना, तो जब ना जाए ना
खुद में वही रिमाइंडर होता है। अगर 16 का डिवाइड 15 में देंगे तो रिमाइंडर अपने आप में 15 ही है। कैसे? अरे जब 15 में 16 का भाग देंगे तो 16 शून्यम की शून्य, 15 ही बचेगा। जब डिवाइड ना जाए तो इट सेल्फ वही रिमाइंडर होता है। 6 में 7 का भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर, 6 में 7 का जाता कहाँ है, तो अपने आप में 6 ही रिमाइंडर हुआ। और अगर देना चाहोगे जबरदस्ती तो 2, फिर 6 में 7 का भाग 7 शून्यम की शून्य, 6 बच गया। भाई पहली बात तो 6 में 7 का जाता नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि जाता नहीं है तो कुछ रिमाइंडर ही नहीं होगा। नहीं जाने का अर्थ होता है कि वही अपने आप में रिमाइंडर है। कैसे? 6 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब एक बार तो दे नहीं पाओगे ना, ज़्यादा होगा, है ना, डिवाइड देना तो आता होगा, तो कितनी बार? 0 बार। 7 0 जा 0, 7 शून्यम की शून्य। अब 6 में से शून्य घटाए तो 6 ही तो बचेगा, तो अपने आप में 6 ही रिमाइंडर। तो वही चीज़ यहाँ है। 15 की पावर 643, 15 15 15। अब 16 का डिवाइड 15 में जाता नहीं, तो अपने आप में रिमाइंडर 15। तो यहाँ से भी 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15, कितनी बार? 643 बार। तो होगा वो 15 की पावर 643। अब वो तो घूम फिर कर क्वेश्चन ही बन गया फिर। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो 15 में 16 का नहीं जाता ना, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लेते, नेगेटिव लेते हैं। और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है? आप 15 में 16 का दोगे तो 16 का भाग 15 में देना है ना। अब क्या 15 16 से डिविजिबल है? नहीं ना। तो 15 16 से कितना कम है? तो नेगेटिव रिमाइंडर -1। नेगेटिव रिमाइंडर -1 मतलब ये है कि 15 से बड़ा नंबर उठाओ जो 16 से डिविजिबल हो। भाग 16 का दे रहे, किस में दे रहे? 15 में। 15 से बड़ा नंबर चूज करो जो 16 से डिविजिबल हो। तो 15 से बड़ा नंबर जो डिविजिबल हो 16 से, 16 ही तो होता है। लेकिन क्या ये 16 है? नहीं, 15। कितना कम है? तो बस नेगेटिव रिमाइंडर -1। यहाँ से भी -1, इससे भी -1, इससे भी -1, सबसे -1। और -1 कितनी बार मल्टीप्लाई में? 643 बार। भाई ये 15 15 कितनी बार गुणा होंगे? 600। अब -1 जब 643 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -1। अब आंसर नेगेटिव में तो देते नहीं है, वैसे -1 है एक आंसर। तो उस कंडीशन में अगर रिमाइंडर पॉजिटिव आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है ना, तो जो ये डिवाइजर है, भाजक है, उससे नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दो। तो 16 में से नेगेटिव रिमाइंडर 1 था, तो 16 में से 1 गया कितना? 15। थोड़ा टिपिकल है अभी मैं इसका, क्योंकि मैंने प्रॉपर बेस नहीं बताया ना। अगर देखो ये ऐसा होता तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान था। 17 की पावर 643 डिवाइडेड बाय 16, सीधा एक आंसर। अरे 17 कितनी बार गुणा में? 643। अब 17 में 16 का दोगे तो 16 कम 16 कितना बचेगा? 1। अब 1 1 1 1 1 सबसे बचेगा, 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा। तो यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 की पावर 643 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ तुम पाओगे कि यार 15 16 से डिविजिबल है ही नहीं, तो या तो फिर 15 ही बोलोगे रिमाइंडर। और अगर तुम 15 रिमाइंडर लोगे तो 15 15 15 सबसे वापस वो क्वेश्चन बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगा? अरे 15 की पावर 43 नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसी कंडीशन में मैं जब प्रॉपर समझाऊंगा तब घबराओ मत, अभी तो मैं खाली एक एक क्वेश्चन उठा रहा मैं। ऐसी कंडीशन में नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे लेते हैं? 16 का भाग दे रहे किसमें? 15 में। तो 15 से बड़ा नंबर जो 16 से डिविजिबल हो 16। 15 से बड़ा नंबर जो 16 से डिविजिबल हो, परंतु ये 16 है नहीं, क्या है? तो 16 से कितना कम? तो बस नेगेटिव रिमाइंडर -1। अब -1 -1 -1। अब ये 15 कितनी बार होंगे? 643 बार। तो -1 643 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो आंसर है -1। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं देते, पॉजिटिव में देते हैं। तो उस कंडीशन में, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे भी एक चीज़ और क्लियर कर लो, बाय द वे ये 644 होता ना तब दिक्कत नहीं थी, -1 सबसे बचता, और -1 644 बार मल्टीप्लाई होता, और -1 अगर 644 बार होता तो +1 आता, क्योंकि माइनस साइन
अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई होते तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और अगर माइनस साइन ऑड टाइम मल्टीप्लाई होते तो नेगेटिव। जैसे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस मीन्स 2 बार इवन टाइम, और ऑड टाइम मतलब माइनस 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 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस। तो यहां पे अगर पावर 644 होता तो प्रत्येक टर्म -1 बचाता, और -1 644 बार मल्टीप्लाई होता तो पॉजिटिव 1 बनता, और अगर पॉजिटिव आता तब तो ठीक था, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा ना, तब तो तुम बोल देते कि रिमाइंडर 1 है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, ये आपका जो है 643 था, और जब 15 में 16 का देंगे तो -1, -1 कितनी बार, 643 बार, और -1 जब 643 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब आंसर -1 भी ठीक है, पर आंसर हमेशा पॉजिटिव देते हैं, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में देते हैं, तो जिस कारण -1 ना बोल के इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। और नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे कन्वर्ट होता है, जो ये डिवाइजर है इसमें से नेगेटिव रिमाइंडर घटा दो, तो 16 में से 1, नेगेटिव रिमाइंडर 1 था ना, तो 16 में से 1 लेस कर दो 15। आया समझ में? तो बस थोड़ा ये कुछ उसी टाइप का है, चलो इसको फिर कल करेंगे, ठीक है, कुछ उसी टाइप का है ये, तो इसको हम कल देखेंगे। चलो आज समझ में आया? कोई डाउट, किसी को दिक्कत? चलो फिर ऊपर आएंगे ना। पसीना पसीना हो गया। बड़ी दिक्कत है, हैं? लाइट चले जाए ना तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, वो एसी में चल रहा होगा। हाँ, अब लाइट तो है ही नहीं, तो एसी भी कहाँ से चलेगी। अरे करो हाँ, जरा बच्चे कुछ निकल रहे हैं ना। अच्छा।